कहानी एक ऐसी महिला की है, एक ऐसी पत्नी की है जिसने कोई जुर्म नहीं किया। हां, शादी के बाद उसने किसी और से इश्क किया, अपने से करीब 8-10 साल छोटे एक नौजवान से, और वो नौजवान भी नेवी मर्चेंट था। इसके बाद उस नौजवान के हाथों एक कत्ल होता है। उस महिला का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे भी फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। यह केस इंग्लैंड के इतिहास में उन गिने चुने केस में से एक है जिसके मुकदमे के दौरान लोगों की भीड़ अदालत के अंदर और बाहर जमा हो जाया करती थी। यह वो मुकदमा था जिसको सुनने और देखने के लिए दोनों को तुसाद म्यूजियम के खास 2 आर्टिस्ट हर दिन मुकदमे के दौरान अदालत में पहुंच जाते और वो उन दोनों को देखते बारीकी से, जिन दोनों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, ताकि वो उनके मोम का पुतला बनाकर तुसाद म्यूजियम के उसमें रख सके। ये कहानी करीब ठीक आप ये मान लें कि 100 साल पुरानी है। 1923 की कहानी। आज हम 2023 में बैठे हैं। इंग्लैंड के करीब एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था एडिथ। एडिथ अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और बड़े होने के नाते अपनी मां के कामकाज में भी हाथ बटाती थी। देखने में बहुत खूबसूरत थी, पर बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा, उसे अपनी जिंदगी को जीने का जो ढंग, बाकी सारी चीजें, बाकी उसके दौर की, उस वक्त की लड़कियों से अलग थी। वो एक आजाद ख्याल की थी, खुद अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहती थी, अपना नाम कमाना चाहती थी, खुद नौकरी करना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी। 1893 में एडिथ का बर्थडे हुआ था। एडिथ का मतलब जन्मदिन था, उस दिन पैदा हुई थी। और इसके बाद फिर इसने स्कूलिंग की, फिर कॉलेज की, और इसके बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद ये लंदन पहुंचती है। पहले ये लंदन के करीब ही रहा करती थी। मैनोर पार्क एक इलाका है वहां पर। तब इसके बाद जब बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई के लिए लंदन गई, बेहतर भविष्य के लिए लंदन गई। लंदन जाने के बाद वहां इसने एक हैट बनाने वाली कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, जो लड़कियों के हैट बनाया करती थी, और अच्छी खासी इसकी सैलरी थी। वहां पर इसने नौकरी की। अब उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान में 1916 में एडिथ की मुलाकात पर्सी नाम के एक शख्स से होती है। पर्सी जो है वो एक जहाज रानी में एक क्लर्क की नौकरी किया करता था। दोनों मिलते हैं, फिर दोनों के घर वाले मिलते हैं और तय होता है कि एडिथ और पर्सी की शादी कर दी जाए। अब एडिथ और पर्सी की शादी हो जाती है, क्योंकि दोनों कमाते थे। और इसके बाद वो दोनों एक घर लेते हैं लंदन। जो घर खरीदते हैं, दोनों पैसे मिलाकर खरीदते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा हिस्सेदारी एडिथ की थी, क्योंकि एडिथ की सैलरी पर्सी से ज्यादा थी, यानी कि वो अपने शौहर से ज्यादा पैसे कमाती थी। लेकिन उस दौर में यह था कि अपने देश की जैसा लंदन में भी यह हाल था कि वहां महिलाओं को कम दर्जा दिया जाता था। तो पैसे ज्यादा दिए एडिथ ने, लेकिन मकान पर्सी के नाम पर खरीदा गया। अब दोनों फिर भी साथ रह रहे थे, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान में एक तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है कहानी में, और उसका नाम था फ्रेडी। पूरा नाम उसका फ्रेडरिक बायावाटर्स। 20 साल का नौजवान, नेवी मर्चेंट था ये। और इत्तेफाक से ये उस स्कूल में पढ़ा था फ्रेडी, जिस स्कूल में एडिथ के भाई पढ़ा करते थे। एडिथ के भाई का दोस्त था ये। अब इधर पढ़ाई के बाद वो लंदन से दूर चला गया, क्योंकि नेवी मर्चेंट था तो बाहर रहा करता था ज्यादातर। एक रोज छुट्टियों में आया, और छुट्टियों में आने के बाद एडिथ के भाई ने कहा कि चलो कहीं हम लोग घूमने चलते हैं। 1 हफ्ते का टूर था, तो उसमें एडिथ भी थी, पर्सी भी था, और उसके ब्रदर भी थे, सिस्टर भी थे, और साथ में फ्रेडी भी था। इसी टूर के दौरान जब ये लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो पहली बार फ्रेडी और एडिथ दोनों करीब आ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि एडिथ की शादी हो चुकी थी पर्सी से, और ये बात दोनों जानते हैं। बट दोनों का जो प्यार था वो बिल्कुल छुपा हुआ था, किसी को इसकी कोई भनक नहीं मिलती। दोनों अच्छा वक्त साथ में गुजारते हैं, खूब बातें करते हैं। और इसके बाद अब फ्रेडी को अपनी नौकरी के लिए जाना होता है, वो चला जाता है। तो उस जमाने में ये मोबाइल और ये सारी चीजें तो थी नहीं। तो फ्रेडी दूर है और एडिथ भी दूर है। तय ये होता है कि दोनों खत लिखेंगे, लेकिन उसमें शर्त ये थी एडिथ की कि जब भी तुम लेटर लिखोगे और जो मैं लिखूंगी, तुम उसे फौरन पढ़ के फाड़ देना, ताकि कोई सबूत ना रहे। और वो खत भी अपने अपने घर के पते पे नहीं, बल्कि जैसे एडिथ जो खत लिखती थी, तो फ्रेडी चूंकि बाहर था तो वहां किसी और के हाथ में पढ़ नहीं सकता था, लेकिन जो फ्रेडी खत लिखता था तो वो एडिथ के घर के पते पे नहीं, बल्कि अपनी मां के पते पर लिखता था। और वो मां भी उसकी लंदन में रहा करती थी। तो मां के यहां से फिर एडिथ को वो खत मिल जाता। एडिथ ने इस वादे को निभाया, वो खत पढ़ती और उसको फाड़ के फेंक देती, ये जला देती।
लेकिन उधर फ्रेडी जो है उसको एक याद के तौर पर अपने पास एडिथ के सारे खतों को सहेज कर रखा। धीरे धीरे वक्त बीता। इस दौरान फिर एक बार छुट्टी में फ्रेडी लंदन आता है। लंदन आने के बाद वो एडिथ के भाइयों से मिलता है, क्योंकि वही सहारा थे एडिथ तक पहुंचने का। फिर वो उससे भी मिलता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि जो पर्सी है वो एडिथ के साथ सही सलूक नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसे ये भी था कि वो ज़्यादा पैसे कमाती है उससे, और वो एक अच्छी डांसर थी। तो लंदन के क्लब में डांस देखना, डांस करना, पिक्चर देखना, मूवी देखनी, इसके अलावा थिएटर जाना, ये उसे शौक था। हाई सोसाइटी में उठना बैठना एडिथ का शौक था। वो आम महिलाओं से बिल्कुल अलग थी और ये उसका शौक था कि उसे बहुत तरक्की करनी है। ये चीज़ें पर्सी को पसंद नहीं थी कि वो इस तरीके से हाई सोसाइटी में जाए, डांस करे, डांस देखे, थिएटर जाए। तो इस वजह से मियाँ बीवी के अब रिश्ते भी थोड़े बिगड़ने लगे। कई बार पर्सी ने एडिथ पे हाथ भी उठाया। इधर जब फ्रेडी वापस आता है तो उसे ये सारी चीजें पता चलती है, उससे बड़ा गुस्सा आता है। अब वो ये कहता है एडिथ से कि मैं शायद तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊं, लेकिन एडिथ कहती है कि नहीं, देखो मेरी शादी हो चुकी और हमारा प्यार जो है वो एक राज है और हमेशा राज रहेगा। लेकिन फ्रेडी जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड की इस हालत को देख करके, उसका पति उस पर जुल्म भी कर रहा है, बर्दाश्त नहीं करता है और वो तय करता है कि वो एडिथ को इस जिंदगी से आज़ाद कराएगा और वो उससे शादी करेगा। हालांकि इसमें अभी तक एडिथ ने कोई सहमति नहीं दी, लेकिन वो उसकी जिंदगी कैसे आज़ाद करेगा ये राज उसने एडिथ को बताया ही नहीं, और एडिथ उसके इस तमाम ख्यालों से अनजान थी। इसी के बाद वक्त बीतता है। ये लंदन आया था। लंदन आने के बाद जून 1921 ये तारीख थी, और जब वो लंदन आया और उसके बाद उसने ये सारी चीजें देखी तो 91 में जून में उसने देखा कि वाकई एडिथ को परेशान कर रहा है पर्सी। अब वो ज्यादा और बेचैन हो गया कि उसको इससे जल्द से जल्द आजाद कराएंगे। वो वापस जाता है कुछ दिनों के लिए नौकरी पे, फिर वापस आता है और इस बार अक्टूबर में वापस आता है, ये तय करके कि इस बार फैसला करके जाए। 3 अक्टूबर 1922, 3 अक्टूबर 1922 की तारीख थी। पर्सी और एडिथ एक प्ले देखने के लिए गए हुए थे। थिएटर से वो प्ले देखकर शाम को लौट रहे हैं। जब वो शाम को लौट रहे होते हैं तो एक खास जगह पे जहां पे उसका घर था, वहां उससे पहले थोड़ा सुनसान एक पार्क, फ्रेडी छुपा हुआ था हाथ में एक चाकू लेकर। जैसे उसने शाम को देखा एडिथ और पर्सी दोनों लौट रहे हैं, उसने पर्सी पर हमला कर दिया। जब हमला किया तो एडिथ ने उसे देख लिया और एडिथ हैरान रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके हस्बैंड को इस तरीके से उसका प्रेमी मारेगा। चाकू मारने के बाद मौके से जो फ्रेडी है वो भाग गया। इस दौरान में कुछ लोग और सड़क पर थे, वो चश्मदीद थे, उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने फ्रेडी को नहीं देखा, उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा था। बट उन्होंने देखा कि किस तरीके से एडिथ हैरान थी, परेशान थी, मदद के लिए फिर चिल्लाने लगी। फिर लोग आए, फौरन अस्पताल ले जाया गया, पुलिस आई, लेकिन पर्सी को बचाया नहीं जा सका। अब पुलिस ने सारे मौके का मुआयना किया, तफ्तीश की। अब कौन हमलावर ये पूछा जा रहा। इधर एडिथ खामोश है, क्योंकि एक तरफ उसके शौहर की जान चली गई और दूसरी तरफ उसके आशिक ने ही जान ली, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बता दी। तभी पर्सी के एक भाई ने कहा कि पुलिस से, क्या फ्रेडी की तलाशी लीजिए और फ्रेडी के घर जाइए, क्योंकि कुछ दिन पहले पर्सी और उसका झगड़ा भी हुआ था और हमें शक है कि उसी ने ये किया है। पुलिस अब फ्रेडी के घर जाती है। फ्रेडी उस वक्त घर पे नहीं था, मां थी उसकी। पुलिस घर की तलाशी लेती है, एक बक्सा खोलती है। उस बक्से में से वो तमाम खत जो एडिथ ने फ्रेडी को लिखे थे वो रखे हुए थे। उसने उन खतों को फाड़ा या जलाया नहीं था। जब वो खत पुलिस के हाथ लगा तो पुलिस को कहानी समझ में आ गई। ये इश्क का मामला है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी की वजह से फ्रेडी ने कत्ल कर दिया। अब इसके बाद एक आध दो दिन के बाद फ्रेडी पुलिस के हाथ लग जाता है, लेकिन उस खत को एक बड़ा सबूत मानते हुए पुलिस अपने आप ही ये मान लेती है कि इस कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं एडिथ का भी हाथ है। फ्रेडी के साथ अब वो एडिथ को भी गिरफ्तार कर लेती है। एडिथ के घर वाले हैरान हो जाते हैं। एडिथ को जब गिरफ्तार किया जाता है वो कहती है कि मुझे इस कत्ल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं, कैसा होगा, मैं बेकसूर। पुलिस फ्रेडी को भी पूछती है। फ्रेडी और एडिथ को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करती है। फ्रेडी लगातार एक ही चीज कहता है, वो इकरार करता है कि मैंने ये कत्ल किया। उसने कहा मैंने मारा पर्सी को चाकू, लेकिन एडिथ बेकसूर है। उसे मेरी इस पूरी प्लानिंग, इस कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी उससे ये बात शेयर की, और यही सच था। लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती। पुलिस को लगता है कि दोनों मिले हुए हैं, और इसी के बाद अब पुलिस जो है एक मुकदमा तैयार करती है और ये मुकदमा कोर्ट में जाता है।
अब इधर ये सारी चीजें जब हुई तो लंदन के अखबारों में, मीडिया में ये खबर उस वक्त सुर्खियों में आ गई। उसकी एक वजह थी, उस दौर में ये खबर जो जिस तरीके से पेश की गई वो ये थी कि एक महिला जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, ठीक कमाती थी, इसके अलावा वो अक्सर क्लब में जाया करती, डांस करती, डांस देखती, थिएटर जाती, प्ले देखती, एक अच्छा खासा उसका पति है, पैसे हैं, लेकिन इन सब के होने के बावजूद उसने अपनी उम्र से कम एक 20 साल के नेवी मर्चेंट को अपने जाल में फंसाया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये एडिथ के ऊपर मीडिया समेत इल्जाम लगने लगा। जो पूरी महिलाओं का एक तबका था, उन्होंने एडिथ को दुश्मन मान लिया। उन्होंने कहा इस जैसी औरत ही हम सबको बदनाम करती है और हमारे पतियों के ऊपर डोरे डालती है। तो एडिथ को तो एक तरफ विलेन बना दिया गया और फ्रेडी के लिए लोगों के मन में हमदर्दी आ गई। ये उम्र में भी छोटा है और इसने एडिथ के कहने पे ही कत्ल किया होगा, इसे कुछ समझ नहीं थी, वो हैंडसम भी था। अब एक मूवमेंट चल पड़ा कि फ्रेडी को बचाओ, एडिथ को मरने दो। अदालत में यह मामला गया। अदालत में हालांकि पुलिस साबित नहीं कर पाई कि इस कत्ल में एडिथ का हाथ है, क्योंकि जितने भी चीज थे, एक तो यह था कि शायद पहले जहर भी दिया गया हो, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कहीं से पॉइजन नहीं निकला, या कांच के टुकड़े दिए गए थे खाने के जरिए बारी, वो भी नहीं निकला। एडिथ की इस जुर्म में एडिथ का एक भी रोल, डायरेक्ट लिंक, पुलिस के पास उसके कोई सबूत नहीं था, सिवाय इसके कि कुछ खत थे और फ्रेडी और एडिथ का एक इश्क का रिश्ता था, बस यही सबूत था। अब इसके बाद यह मामला 6 दिसंबर 1922 को कत्ल का मुकदमा शुरू होता है। बाकायदा वहां पर एक जूरी बैठती है लंदन में और 9 दिनों तक ये मुकदमा चलता है। जब ये मुकदमा चलता है तो उस अदालत के बाहर वैसी भीड़ थी जैसे नानावती केस में, लोग आते थे, महिलाएं आती थी, बाकी पुरुष आते थे, और वो सब सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि फ्रेडी बच जाए, एडिथ को सजा। बाकायदा इन 9 दिनों की सुनवाई के दौरान जो जज थे वो भी कुछ उनकी राय वैसी ही थी एडिथ के खिलाफ। तो जो वकील हैं वो एक एक खत को निकालकर कोर्ट में पढ़ाकर, और चूंकि वो खत ज्यादातर सब एडिथ के लिखे हुए थे, क्योंकि फ्रेडी के लिखे खत तो सब एडिथ ने फाड़ या जला दिया था, तो उसके जो जज्बात, उसकी जो भावनाएं थी, बाकायदा कोर्ट के में खड़े होकर वकील हर्फ बहर्फ, लाइन ब लाइन उस खत को पढ़ा करते, और इससे एडिथ को बड़ा ठेस पहुंचता। उसे लगता है कि ये उसकी पर्सनल फीलिंग्स थी, जज्बात थे, जिसको एक तमाशा बनाकर रख दिया गया खुलेआम अदालत में। 9 दिनों तक ये मुकदमा चला। जब ये मुकदमा चला तो मैडम तुसाद, जो तमाम सेलिब्रिटीज के मोम के पुतले रखते हैं म्यूजियम, उनके 2 आर्टिस्ट 9 दिन तक अदालत में आए, सिर्फ एडिथ और फ्रेडी को करीब से देखने, ताकि वो उनका पुतला बना सके कल को। तो उन लोगों ने भी देखा। इसके बाद 9 दिन के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। फैसला यह हुआ कि एडिथ और फ्रेडी दोनों को सजाए मौत दी जाए, इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। हालांकि इस दौरान 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एक कैंपेन चलाया फ्रेडी के लिए, कि वो कम उम्र है, अच्छा खासा उसका करियर है, लेकिन वो इश्क में और अपने से ज्यादा उम्र की एक महिला के झांसे में आ गया और इसलिए उसके हाथ से जुर्म हो गया, तो उसे बख्श दिया जाए। लेकिन एडिथ के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं रखने वाला था, वहां पर कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आया, जबकि वकील ने तमाम दलील दी कि इस केस में एडिथ का कोई रोल नहीं है कत्ल में। यहां तक कि खुद जिसने चाकू मारा वो शुरू से लेकर आखिर तक, जब अदालत का फैसला आया तब भी वो हमेशा फ्रेडी यही कहता रहा कि कत्ल मैंने किया, ये मेरे हाथों से हुआ है, और इस कत्ल के बारे में एडिथ को कोई खबर नहीं। जो जुर्म है उसकी सजा मुझे दी जाए, मेरे जुर्म की सजा एडिथ को ना दी जाए। वो आखिरी वक्त तक सारा इल्जाम अपने सर पर लिए रहा। उसने एडिथ को कहा कि छोड़ दिया जाए क्योंकि वाकई वो बेकसूर है, लेकिन अदालत ने उसकी ये बात नहीं मानी और दोनों को सजाए मौत सुना दी। इसी के बाद जब दोनों को सजाए मौत दे दी गई तो फिर 9 जनवरी 1923, यानी कि सिर्फ 3 महीने के अंदर, 3 महीने में कत्ल हुआ, 3 महीने में मुकदमा चला, और 3 महीने बाद 9 जनवरी 1923 की सुबह एडिथ थॉम्सन और फ्रेडरिक यानी फ्रेडी दोनों अलग अलग जेलों में बंद थे। 29 साल की एडिथ थी और 20 साल का फ्रेडी। जब ये फांसी की सजा हुई, एडिथ बीमार हो गई, तो उसे दवा और इंजेक्शन भी दिया जाता था दर्द का, और वो होश में रहना नहीं चाहती थी फांसी पर चढ़ने से पहले। 9 जनवरी 1923 की सुबह एडिथ को फिर कुछ लोग आए और सुबह सुबह उसके सेल में, और उसे फांसी के तख्ते तक ले जाना था। एडिथ चल नहीं पा रही थी, उसे पकड़कर उठाया गया और फिर फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां थी, और फिर फांसी के तख्ते पर ले जाकर जो वक्त
अदालत ने तय किया था, उसी वक्त उसके गले पे फंदा कसा और फिर जल्लाद ने लीवर खींचा। अगले कुछ मिनट में ही 9 जनवरी 1923 की सुबह एडिथ की मौत हो गई। ठीक उसी वक्त जिस वक्त एडिथ को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, उस जगह से करीब 1 मील दूर एक और जेल है, पेंटलविले, जो कि पुरुषों को फांसी और महिलाओं को अलग अलग देने का वहां जैसे अपने देश में भी है। तो लगभग वक्त वही था, तारीख वही 9 जनवरी 1923। एडिथ के 20 साल के जो प्रेमी फ्रेडी नेवी मर्चेंट, उसको भी उसके सेल से निकाला गया और फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। हाथों और पैरों में जंजीरें और बेड़ियां थी। कहते हैं वो आखिरी वक्त तक ये जानना चाह रहा था कि क्या एडिथ को सच में फांसी दी जाएगी या उसे बख्श दिया जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एडिथ को फांसी हो। वो बार बार कहता था इस जुर्म का गुनहगार मैं हूं, एडिथ बेकसूर है। लेकिन उसे बताया गया कि नहीं, उसे भी माफी नहीं मिली। और इसी अफसोस के साथ 9 जनवरी 1923 की सुबह एक जेल में एडिथ और उससे 1 मील दूर दूसरी जेल में फ्रेडी, दोनों को फांसी दे दी गई। इसके बाद इस केस को लेकर बहुत बातें हुई, आगे भी बहुत सारे मीडिया में लगातार खबरें चलती रहीं। जितने कानून के जानकार थे उनका यह कहना था कि किसी भी स्टेज पर अदालत में या पुलिस ने कोई डायरेक्ट लिंक या ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे यह पता चलता कि एडिथ इस कत्ल के बारे में जानती थी या एडिथ इस कत्ल की साजिश में शामिल थी। अपने पूरे बयान में फ्रेडी ने भी कहा कि उसने यह फैसला खुद किया क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो एडिथ से शेयर करेगा तो एडिथ उसे रोक देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरीके से जो कानून के जानकार, उनका मानना है कि कत्ल प्रेमी ने किया, फांसी पर प्रेमिका भी चढ़ी। कहते हैं कि इंग्लैंड की अदालत के इतिहास के उन केस में से एक है जिसमें एक के साथ नाइंसाफी हुई, ना कारोबार फैलाया। पूरी दुनिया में गेट्टी ऑयल के नाम पर एक कामयाब कारोबारी बिजनेसमैन, तो दुनिया के अलग अलग जगहों पर तेल का पूरा एक तरह से कहें कारोबार था, उनके शिकंजे में था। और कहा जाता है कि वो अपने दौर में उस वक्त 70s में सबसे ज्यादा दौलत उन्हीं के पास थी, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। जे पॉल गेट्टी की उम्र करीब 60 साल पार कर चुके थे, लेकिन जितनी दौलत उतनी ही कंजूस। उनकी कंजूसी के किस्से बड़े मशहूर थे। कई बेटे और बेटियां थी। एक बेटा जिसकी 12 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो गई थी। तो जे पॉल गेट्टी का इस बच्चे की मौत पर बड़ा सदमा लगा उन्हें, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो अपने बेटे की उस बीमारी और मौत से उतने दुखी नहीं थे जितना उस वक्त जब ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहा था अस्पताल में। और इतने रईस शख्स जब उसके हॉस्पिटल के वो बिल देखते थे तो उस पर ज़्यादा बहस करते थे कि बिल इतना क्यों है। तो आप सोचिए कि दुनिया का सबसे रईस आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और वो भी इतना कंजूस कि अपने बेटे जो मरने जा रहा है उसके बिल को लेकर भी बहस हो रही है। तो ये होता ऐसा नहीं है कि जो अमीर होते हैं उन्हें पैसे की कदर नहीं होती या फिर वो कंजूस नहीं होते, लेकिन जे पॉल गेट्टी की कंजूसी कुछ ज़्यादा ही मशहूर थी। उनका एक बेटा था जो इटली में रहा करता था, और वो इसलिए कि जे पॉल गेट्टी ने पूरा इटली का ऑयल का जो बिजनेस था वो अपने उस बेटे के हवाले कर रखा था कि वहाँ के तुम एक तरह से इंचार्ज हो, तुम देखो। तो बेटा वहीं रहता था। एक गोल्फर लड़की से प्यार हुआ, उससे शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने अपने पिता के नाम पे रखा, जे पॉल गेट्टी III। 1957 में जे पॉल अपने इस पोते को देखने के लिए भी इटली आए थे जब वो पैदा हुआ था। उसके बाद खैर वो चले गए। अब धीरे धीरे जे पॉल गेट्टी बड़ा हो रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद ही उसकी माँ और बाप, उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई और दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जे पॉल गेट्टी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और वो वहाँ से फिर इंग्लैंड शिफ्ट कर गए, जबकि गेट्टी जो है वो अपनी माँ के साथ इटली में ही रहा। और इटली में उसने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। स्कूल कॉलेज के ज़माने से ही वो अपना विरोध प्रदर्शन और ये सारी चीज़ें, नाइट क्लब पार्टी, इन सब का शौकीन आदि था। और उसी दौरान में, ये जिस वक्त की बात है 73 में, तब जे पॉल गेट्टी तेल के कारोबारी, उनकी लिस्ट आई थी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो ये उसी दौरान की बात है। तारीख थी 10 जुलाई 1973, 10 जुलाई 1973। वक्त सुबह के 3 बजे का था। रोम के पास जे पॉल गेट्टी एक नाइट पार्टी करके अपने घर लौट रहा था। जब वो घर लौट रहा था तभी अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी और उससे पूछा गया, वो पैदल ही चल रहा था क्योंकि घर पास नहीं था, कि तुम्हारा नाम जे पॉल गेट्टी है? उसने कहा हाँ। तब उसकी उम्र 16 साल थी, 16 साल का हो चुका था। जैसे उसने कहा कि हाँ मेरा नाम ये है, तो तमंचे के दम पर उसको उस कार के अंदर बिठा लिया गया जबरन। इसके बाद उसे ले जाया गया
रोम से कुछ दूर एक पहाड़ी इलाका, वहां पे एक गुफा, और वहां ले जाकर उसको रखा गया और उसे बताया गया कि अब तुम किडनैप हो चुके हो। जे पॉल गेटी हंसा भी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, क्या फायदा। लेकिन किडनैपर को यह मालूम था कि दुनिया के सबसे रईस इंसान का पोता है, तो पैसे तो कहीं नहीं गए। 2 दिन तक खामोश रहे किडनैपर। 2 दिन के बाद गेट्टी की मां गेल को फोन किया और कहा कि आपका बेटा जो 2 दिन से गायब है वो हमारे पास है, हमने उसे किडनैप किया है और हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, फोन काट दिया। किडनैपर भी अब वेट कर रहे थे। फिर कुछ दिन बीता, उसके बाद उन्होंने उसकी मां को फोन किया और कहा। इस दौरान में मां ने भी अब पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी। 2 दिन के बाद जो फोन किया था उसके बाद फिर कुछ दिन इंतजार किया और कॉल किया गेट्टी की मां को और कहा कि अगर अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत चाहते हो तो उस वक्त $17 मिलियन, $17 मिलियन रैंसम के तौर पर तुम्हें देना और कहां पहुंचाना है वो हम बताएंगे। गेट्टी की मां हंसी फोन पर ही, कहती आप क्या डिमांड कर रहे हो, आपको पता भी है $17 मिलियन मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं आपको कहां से दूंगी, आपने कुछ गलत आपको जानकारी मिली है। किडनैपर भी हंसता है, कहता हमें मालूम है कि जे पॉल गेट्टी कौन है और इसका दादा कौन है। इसका दादा दुनिया का सबसे रईस आदमी है। तो 17 मिलियन, और उस वक्त जो है जब ये किडनैपिंग हुई थी करीब $12 बिलियन के मालिक हुआ करते थे जे पॉल गेट्टी। $12 बिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन। तो किडनैपर ने कहा कि हमने तो सिर्फ $17 मिलियन मांगे हैं, ये तो बूंद के बराबर है उसकी पूरी कमाई और दौलत में से। लेकिन गेट्टी की मां समझाती रही। उसने कहा कि देखो हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब मेरा अपने इन लॉज के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कई साल हो गए हमने कोई बात नहीं की, मैं अपने बेटे को यहाँ रोम में पाल रही हूँ। जिस पति से मेरा डिवोर्स हुआ उसने अपनी दूसरी शादी कर ली, वो ब्रिटेन में है, और जहाँ तक इसके दादा की बात है दुनिया के सबसे रईस आदमी, तो उनसे भी हमारा कोई अब रिश्ता नहीं है, क्योंकि डिवोर्स के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। तो बेशक वो पोता होगा, लेकिन वो उसके लिए इतने पैसे क्यों देंगे। किडनैपर ने कहा हमें मालूम है वो अपने पोते को बचाने के लिए देंगे। अब इसके बाद फोन रखा गया। अब मां परेशान, धमकी भी दी जा चुकी थी। किसी तरीके से ये बात अब अखबारों में भी आ गई। अब अखबार में भी हेडलाइन यही है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो अमेरिका में है उसके पोते का इटली में किडनैप हो गया, 17 मिलियन रैंसम मांगा है, और जे पॉल गेट्टी का पोता है। अब ये बात अमेरिका तक पहुंची, गेट्टी के दादा तक पहुंची, न्यूज़ वाले वहां भी पहुंच गए। तो उनसे पूछा गया कि आपके पोते का किडनैप हो गया है, तो आप क्या रैंसम देंगे। उस वक्त एक कोट आया था जे पॉल गेट्टी का, अखबारों में छपा। उन्होंने कहा कि मेरे कुल 14 ग्रैंडसन हैं, 14 पोते हैं। अगर मैंने एक के लिए रैंसम की रकम दे दी तो फिर मेरे बाकी के 14 पोते भी किडनैप हो जाएंगे, तो मैं हर एक का रैंसम नहीं देना चाहता हूं। यह कहकर उन्होंने मना कर दिया। अब इधर इसके बाद यह हुआ कि अलग अलग खबरें आने लगी। पहले तो खुद जे पॉल गेट्टी को ये लगा कि उनका पोता उनसे मजाक कर रहा है और अपनी मां के साथ मिलकर कुछ पैसे ऐंठने की साजिश कर रहा है, क्योंकि दौलत है और उन्हें पता है कि दुनिया में सबको पता है कि वो बहुत कंजूस आदमी है, तो वैसे तो पैसे निकालेगा नहीं। तो ये कि इन्होंने नाटक किया है झूठी किडनैपिंग का, और उसके जरिए ये पैसा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अखबारों में भी इस तरह की खबरें छपी कि ये शायद साजिश है, किडनैपिंग हुई नहीं है, क्योंकि दिन बहुत बीते जा रहे हैं। अब पहले यही सारी चीजें हैं, तो लोगों ने इसको हल्के में लिया। खुद दादा भी जो दुनिया का सबसे रईस आदमी इसको हल्के में ले रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता, महीने बीत गए, लेकिन अभी भी कोई डील नहीं, नेगोशिएशन नहीं। पैसे की जब बातचीत हो, पॉल गेट्टी साफ मना कर दे कि मैं तो पैसे दूंगा नहीं। तो अब हर एक को लग रहा था कि ये नाटक है, नौटंकी है। इधर जो किडनैपर थे, इटली के माफिया थे, वो उन्होंने उठा तो लिया जे पॉल गेट्टी को, अब रख रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं 17 मिलियन। माँ उधर ये कह रही है, दादा उधर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सब पढ़ भी रहे हैं अखबारों में। उन्हें लगा ये हो क्या गया, और इधर बच्चे को भी एक गुफा में रखे हुए, उसको टॉर्चर करें, मारे पीटे, लेकिन रखना भी है, खिलाना भी है। तो उन्होंने कहा कि इतना टाइम भी बीत रहा है, क्या करें। परेशान होकर वो इटली के जो किडनैप किया था माफिया, वो शायद छोटे गैंग वाले थे, उन्होंने बड़े माफियाओं से कांटेक्ट किया और कहा यार दुनिया के सबसे अमीर आदमी को हमने के पोते को किडनैप कर रखा और हमारे पास है, डील हो नहीं पा रही है। बड़े माफिया ने कहा चलो इसको हम देखेंगे, बड़ा केस है। तो उन्होंने उस बच्चे को उन किडनैपर से खरीद लिया कि ठीक है तुम इतने पैसे ले लो, ये बच्चे हमारे हवाले कर दो, बाकी का आगे हम देखेंगे। उसने भी दे दिया कि कौन इतना झंझट वाले, महीने से ऊपर हो चुका है। अब जे पॉल गेट्टी दूसरे किडनैपर के हाथों बिक चुका है। ये पहले वाले से ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा खतरनाक थे। इन्होंने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब इन्होंने फिर से रैंसम कॉल मांगना शुरू किया, धमकाना शुरू किया, बट इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। माँ बार बार वही दुहाई दे रही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, जिस रईस शख्स के नाम पे आपने किडनैप किया है मेरे बच्चे को,
उनसे हमारा अब रिश्ता नहीं है, डिवोर्स हो चुका है, पैसे 17 मिलियन लाऊं कहाँ से। लेकिन अब ये किडनैपर प्रोफेशनल और ज़्यादा खतरनाक थे। इन्होंने कहा कि बात ऐसी नहीं बनी कि उन्हें यह भी पता था कि बहुत सारे लोग डाउट कर रहे हैं कि ये किडनैपिंग नहीं है, मजाक है। उन्होंने कहा रुको बताता हूँ। अच्छा, ये जुलाई में किडनैपिंग हुई थी, अक्टूबर का महीना आ गया, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बीत चुके हैं। अक्टूबर के एंड में अब जो दूसरा इटालियन माफिया जिनके कब्जे में है ये बच्चा, उनकी मतलब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अक्टूबर के एंड में इन्होंने इस जे पॉल गेट्टी को जिस जगह पे रखा था कब्जे में, वहाँ एक कुर्सी पे बिठाया, उसे खूब शराब पिलाई और कहा कि तुम्हारे अब 3-4 महीने में बाल बहुत बड़े हो गए, तो तुम्हारी कटिंग करनी है। उसके बाद एक किडनैपर ने मुंह पे अपने मास्क पहना और शराब इतनी पिला दी थी कि वो भी अपना सुध बुध में नहीं था, चेयर पे बैठा हुआ उसके बाल काटने शुरू किए। बाल काटते काटते अचानक मौका देखते ही, क्योंकि बाल काटना उनका मकसद नहीं था, सीधे एक ही वार में उसका एक कान काट लिया, राइट ईयर, दाहिने तरफ का कान, पूरा कान काटा। जब काटा तब तक उसको वो पता चला, वो चीखने चिल्लाने लगा। कान काटकर उन्होंने सहेज कर रख लिया एक पॉलिथीन में। अब यह है कि किडनैप किया हुआ बच्चा है, अस्पताल भी नहीं ला सकते, डॉक्टर को भी नहीं ला सकते, तो अपने तरीके से जो भी इलाज था वो उन्होंने किया और इस कान को अब पैक करके इन्होंने पोस्टल सर्विस के जरिए रोम के एक लोकल न्यूज़पेपर के दफ्तर को पोस्ट कर दिया। साथ में कुछ गेट्टी के जो बाल थे वो कान पे लपेटे, एक नोट लिखा और इन सारी चीज़ों को एक एनवेलप में डाला। उसके बाद एक लोकल न्यूज़पेपर का एड्रेस लिखा और उसे पोस्टल सर्विस के जरिए पोस्ट कर दिया। अब हुआ यह कि जब इन्होंने पोस्ट किया, इत्तेफाक से उस वक्त इटली में पोस्टल सर्विस का स्ट्राइक चल रहा था, तो जो इतने भी मेल थे, लेटर्स थे, वो सारे जहां तहां पोस्ट ऑफिस में पड़े हुए हैं, क्योंकि पोस्टल सर्विस के एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर रखा है, तो कहीं डिलीवरी नहीं हो रही है। करीब 2 हफ्ते तक ये स्ट्राइक चली। 2 हफ्ते तक ये सारी चीज़ें, ये लिफाफा एक पोस्ट ऑफिस में पड़ा रहा। स्ट्राइक खत्म हुआ, उसके बाद फिर काम शुरू हुआ। तो आखिरकार कान काटने के 3 हफ्ते के बाद रोम के एक लोकल न्यूज़पेपर के दफ्तर में एक इनवेलप आता है, एडिटर के नाम। इनवेलप खोला जाता है, अब उसमें एक कटा हुआ कान, बाल और एक नोट, और उस नोट में यह था कि ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी पॉल गेट्टी के पोते जे पॉल गेट्टी का एक कान है, राइट ईयर है, और ये कान हमने इसलिए भेजा ताकि आप दुनिया को ये यकीन दिला सकूं, और साथ में फोटो भी भेजा कि हमने इसको सचमुच किडनैप कर रखा है और ये किडनैपिंग का ही केस है, कोई मजाक नहीं है। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमें $17 मिलियन नहीं मिले तो इसके बाद अगला कान भेजूंगा और उसके बाद फिर शरीर के अलग अलग हिस्से एक एक कर किश्तों में भेजता जाऊंगा। अगले दिन न्यूज़पेपर ने यह खबर छापी, पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब पहली बार लोगों ने सीरियसली इस किडनैपिंग के केस को लिया। पहली बार खुद पॉल गेट्टी, अमेरिका के तेल के कारोबारी, उनको लगा कि सच में उनका पोता जो है वो किडनैप हो गया। उन्होंने CIA के एक एक्स एजेंट जो रिटायर हो चुका था, अब पहली बार सीरियसली लेकर उसको भेजा इटली कि जाओ और तुम पता करो और उसको छुड़ाओ। वो एक्स एजेंट CIA का आया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तक 15 दिन का डेडलाइन भी खत्म हो रहा है। नवंबर में यह अखबार में खबर छप गई थी कि 15 दिन के अंदर अगर आपने नहीं दिया तो फिर एक एक करके इसके शरीर के बाकी हिस्से भेजेंगे। तो CIA एजेंट से भी काम नहीं बना। अब प्रेशर आने लगा, मीडिया में खबर छप रही है। पॉल गेट्टी को यह भी पता है कि उनकी कंजूसी दुनिया भर में मशहूर है। फिर उन्हें लगा कि एक तोहमत लगेगा कि पोते को सिर्फ $17 मिलियन के लिए मरने दिया। चारों तरफ दबाव बना। तब फिर उन्होंने अपने आदमियों के जरिए किडनैपर से पहली बार कहा चलो बातचीत करते हैं। बातचीत शुरू हुई। किडनैपर भी शैतान नहीं, इधर पॉल गेट्टी दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद भी बेहद कंजूस। आखिरकार डील $3 मिलियन पर आकर रुकती है। 17 मिलियन मांगा था, $3 मिलियन पे बात बन गई कि $3 मिलियन देंगे। अब इसमें से भी $2 मिलियन पॉल गेट्टी ने दिया, इसलिए कि उनके वकील अवाकी ने कहा कि आप अपने टैक्स से जो रिबेट है, जो इस तरह की चीज़ें हैं आपके, तो आप $2 मिलियन ही एक बार में दे सकते हैं। तो अब $1 मिलियन का सवाल था, वो क्या करें। तो फिर वकील ने कहा इसका भी आइडिया है। जिसका ये बेटा था जे पॉल गेट्टी, जिसकी माँ और बाप का तलाक हो गया, जो पहले इटली में था फिर लंदन चला गया, तो पॉल गेट्टी ने अपने उस बेटे को कहा कि ठीक है, $2 मिलियन तो मैं दे रहा हूँ, $1 मिलियन तुम दोगे और मैं तुमको 4% ब्याज पर ही $1 मिलियन दे रहा हूँ। मतलब एक बाप अपने बेटे को अपने पोते की जान बचाने के लिए $1 मिलियन उधार दे रहा है 4% के इंटरेस्ट पर। और इस तरीके से $3 मिलियन का इंतजाम किया गया एक दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने। वो $3 मिलियन रोम तक पहुंचा, किडनैपर तक पहुंचा। किडनैपर को जब पैसे मिल गए तो 15 दिसंबर 1973
किडनैपिंग के ठीक 5 महीने के बाद 10 जुलाई 1973 को किडनैप हुआ था जय पॉल गेट्टी और 15 दिसंबर 1973 को 15 दिसंबर 1973 को $3 मिलियन मिलने के बाद रैंसम के तौर पर रोम के बाहर एक सड़क पर उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद वो रोम पहुंचता, अपनी माँ के पास पहुंचता है। इधर उसकी अब तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कि उसका जो कान काटा तो उसको लेके बहुत सारे इन्फेक्शन हो गया, इलाज हुआ नहीं था, ब्लड गिरा, इलाज टाइम पे मिला नहीं, तो उसे अस्पताल ले जाया गया। और उस 5 महीने के ट्रॉमा ने 16 साल के जे पॉल गेट्टी के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डाला। उसे ये भी था, बीच में उसने एक लेटर भी लिखा था अपनी माँ को किडनैपर के कहने पर कि प्लीज़ मेरी जान बचा लो, ये जो पैसे मांग रहे हैं आप दे दो। करीब 3-4 महीने पहले ही, मतलब रिहाई के। लेकिन दादा ने तब भी नहीं सुनी थी। तो ये लेटर भी उसका न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था और पॉल गेट्टी तक भी ये लेटर पहुंचा। लेकिन तब भी उन्होंने पोते को रिहा कराने के लिए उस वक्त अपनी कंजूसी की वजह से बहुत आगे आकर मदद करने को तैयार नहीं थे। तो 5 महीने के बाद वो किडनैपर के चंगुल से तो आज़ाद हो गया, लेकिन वो 5 महीने जो कब्जे में रहा, जिस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया, वो उसके दिमाग में घर कर गया। कान वैसे ही कटा था, इन्फेक्शन था, धीरे धीरे अब उसको कई सारी बीमारियां होने लगी। और इसके बाद उसने इटली छोड़ा और फिर वो न्यूयॉर्क नहीं, यूएस पहुंचा और यूएस में फिर वो कैलिफोर्निया पहुंचा। वहाँ रहम खाकर उसके दादा ने बेवर्ली हिल्स पे उसको एक घर दिया। बाद में उस घर को एक तरह से हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया कि उसको फिर स्ट्रोक पड़ा और पैरालाइज हो गया, चेयर पे बैठा था। लेकिन फिर यह कि जो कान कटा, उस कान को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसने लगवाया। 2011 में 54 साल की उम्र में जे पॉल गेट्टी की ऐसी तमाम बीमारियों से, क्योंकि स्ट्रोक के बाद वो कभी ठीक से संभल नहीं पाए, तो 54 साल की उम्र में 2011 में जे पॉल गेट्टी, जिसका 1973 में किडनैप हुआ था, उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत की खबर आई तो अखबारों में ये खबर छपी थी, जिसकी हेडलाइन थी कि हिंदी में ये थी कि जे पॉल गेट्टी थर्ड, जो कि दादा का भी नाम यही था, इज डेड। और आगे वही था एक क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या उसका कान किडनैपर ने काटा था। ये क्वेश्चन मार्क था। ये क्वेश्चन मार्क और ये लाइन इसलिए लिखी गई थी क्योंकि उस वक्त तमाम लोग यही मानकर चलते थे कि किडनैपर ने कान नहीं काटा था। अगर दादा कंजूस ना होते तो शायद कान भी नहीं कटता, शायद 5 महीने तक वो किडनैपर के चंगुल में भी नहीं रहता, शायद उसको मेंटल ट्रॉमा इतना झेलना नहीं पड़ता, शायद उसको स्ट्रोक नहीं पड़ता, शायद वो कुर्सी पर ना होता और शायद 54 साल की उम्र में उसकी मौत नहीं होती। तो तमाम लोगों का यही मानना था कि कान बेशक अपने हाथों से किडनैपर ने काटा हो, लेकिन उन हाथों को इशारा उसके कंजूस दादा ने ही दिया था। अगर वो वक्त पर एक साथ इसी शहर के एक कोने और दूसरे कोने पर 2 फैमिली रहा करती थी। एक फैमिली अल्जीरिया की थी और दूसरी फैमिली इराक से वहाँ शिफ्ट हुई थी, क्योंकि इराक में हालात ठीक नहीं थे। बहुत सारे इराकी फैमिली वहाँ से निकले और अलग अलग देशों में जाकर बस गए। तो अगस्त का महीना जो था लास्ट ईयर, वो ऐसा आया कि इन दोनों ही परिवारों के लिए एक मुश्किल लेकर आया। इन दोनों फैमिली की एक लड़की गायब हो गई और इत्तेफाक से दोनों की उम्र 23 साल थी और दोनों फैमिली एक दूसरे को नहीं जानती। दोनों फैमिली को यह भी पता नहीं कि उनकी फैमिली से भी एक लड़की गायब हुई, हमारी फैमिली से भी एक लड़की गायब हुई, लेकिन दोनों गायब हैं। दोनों फैमिली की तरफ से पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट भी दी गई और दोनों फैमिली अपनी अपनी बेटियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहानी यहां पर जाकर खत्म होती है जब इसका क्लाइमेक्स आता है तो खुद जर्मन पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि ऐसे केसेस उनके सामने बड़े कम आए। ऐसा केस जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक तमाम ट्विस्ट है, तो ये उनमें से एक केस है। इस केस को आगे चलकर जर्मन मीडिया ने और पुलिस ने भी कार्बन कॉपी मर्डर केस का नाम दिया। कार्बन कॉपी मतलब हूबहू। कार्बन कॉपी क्यों दिया गया, इसकी कहानी आगे आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर कहानी यह है कि इसी इंगॉल्फस्टैट, जर्मनी के एक शहर, वहां पे एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में एक लड़की थी 23 साल की, जिसका नाम था शाहराबान के। शाहराबान इराकी थी, बेहद दिखने में खूबसूरत, ठीक ठाक कदकाठी, काले लंबे बाल और बिल्कुल ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। लेकिन शाहराबान की फैमिली बेशक इराक से जर्मनी पहुंच गई, यूरोप पहुंच गई, लेकिन फैमिली की सोच वैसी ही थी। तो वो अपने बच्चों पे, ताकि इधर उधर गलत सोबत में न पड़े, काफ़ी नज़र रखते, उनके ऊपर बहुत बंदिशें रखते। और शाहराबान को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से खुलकर मिले, बाहर जाए, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिए, लेकिन घर वालों को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी और इसीलिए शाहराबान पर वो लगातार तमाम बंदिशें रखते और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थी उसके ऊपर। और शाहराबान को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वो एक आज़ाद ज़िंदगी जी।
फिर यहां तक हो गया कि शाम को रात को घर से बाहर निकलना, अकेले निकलना, उसके ऊपर भी बंदिशें थी। तो शाहराबान धीरे धीरे परेशान हो गई। इन चीज़ों को लेकर घर वालों से उसका झगड़ा भी शुरू हो गया। वो नहीं चाहती थी कि कोई टोका टोकी करे, लेकिन घर वाले उसकी भलाई के लिए उसके ऊपर नजर रखते थे। कहते थे अनजान लोगों से न मिलो, देर शाम घर से बाहर न निकलो। तो धीरे धीरे वक्त बीता, शाहराबान अपने घर वालों के इस रवैये से परेशान रहने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने सोचा कि काश घर वालों की ये बंदिशें उसकी ज़िंदगी में ना हो और वो एक आज़ाद तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए, जैसे उसकी मर्जी हो। अब ये पहली बार उसके दिमाग में ये बात आई। अब वो सोचना शुरू करती है। 2022 की बात है, शुरुआत जनवरी फरवरी की, मतलब लगभग साल भर पहले। अब वो सोचने लगी कि अपने घर वालों की इस बंदिशों से वो कैसे आज़ाद हो। काफ़ी सोचने के बाद फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड से भी बात की। उसका बॉयफ्रेंड भी एक जो था वो एक दूसरे देश का नागरिक था जो जर्मनी में रह रहा था। तब दोनों बात करते हैं। ये भी है कि घर वालों की बंदिशें ना हों, आज़ादी से बिना रोक टोक के मिले। सोचते सोचते आखिरकार शाहराबान ने एक प्लान किया, एक ख्याल आया उसके मन में। इसी ख्याल के आने के बाद और इसी प्लानिंग के बाद अब उसने ये किया कि इंस्टाग्राम पे अपना एक फेक आईडी बनाया। फेक आईडी बनाने के बाद अब उसका काम ये था कि वो अपनी उम्र की, मतलब उसकी उम्र 23 साल थी लास्ट ईयर, अब 24 की है, अपनी उम्र की ऐसी लड़की को ढूंढती और उनसे दोस्ती करती जो न सिर्फ उसकी उम्र की हो बल्कि उसकी कदकाठी की हो, उसी के बराबर हाइट हो, उसी की तरह चेहरा हो, दिखने में वैसी हो, मतलब हमशक्ल हो, बाल से लेकर सारी चीजें उसकी जैसी हो। इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाने के बाद उसने ये तलाश शुरू कर दी, यानी कुल मिलाकर अपनी हमशक्ल की तलाश शुरू कर दी। तलाश करती रही, बहुत सारी लड़कियों तक पहुंची इस फेक आईडी के जरिए, लेकिन किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी। उसे वो लड़की नहीं मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी, जो हूबहू उसकी जैसी दिखे। लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। आखिरकार ये कोशिश जुलाई 2022 में कामयाब रही। इंस्टाग्राम पे एक लड़की उसे मिली जिसका नाम था खदीजा। खदीजा एक अल्जीरिया की सिटीजन थी जो जर्मन में आकर बस गई थी। 23 साल उम्र थी, दिखने में बेहद खूबसूरत, उसके भी काले बाल और हाइट, शक्ल, सूरत सब उसका बिल्कुल शाहराबान जैसा। तो जब खदीजा को इंस्टाग्राम पर देखा शाहराबान ने, तो उसे लगा कि यही वो है जिसकी उसे तलाश है। खदीजा एक फैशन ब्लॉगर थी इंस्टाग्राम पर, बाकी सोशल मीडिया पर। वो न सिर्फ फैशन के अलग अलग टिप्स देती बल्कि फैशन के प्रोडक्ट्स भी बेचा करती थी। तो एक फैशन ब्लॉगर थी, उसके हर तरह की तस्वीरें, वीडियो शाहराबान ने हर एंगल से देखा और उसे लगा कि ये परफेक्ट है जिसकी उससे तलाश है। अब ये तलाश खत्म हो गई, अब उस तक पहुंचना है। अब उसने धीरे धीरे उससे चैट कर उससे दोस्ती करनी शुरू की। काम आसान इसलिए था कि खदीजा एक फैशन ब्लॉगर थी, तो बहुत सारे लोग उसको अप्रोच करते थे। फिर वो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती थी, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर, ग्राहक थे जिसके जरिए वो आसानी तक पहुंच सकती थी। शाहराबान ने भी यही तरीका अपनाया। उसने ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए खदीजा को कांटेक्ट करना अब शुरू किया। दोनों बात करते रहे इंस्टाग्राम पर, दोनों में थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो गई। अच्छा, शाहराबान जहां रहती थी, खदीजा की दूरी घर की वहां से करीब करीब 140 किलोमीटर थी दूर। तो नजदीक भी नहीं था कि मुलाकात हो सके, वो लगभग 140 किलोमीटर दूर। इधर खदीजा की कहानी ये थी कि वो अल्जीरिया की सिटीजन थी। उसकी शादी घर वालों ने पहले करा दी थी, लेकिन पति से बनी नहीं और दोनों में तलाक हो गया। तलाक होने के बाद अब उसने दूसरी शादी कर ली और अब वो अपने दूसरे शौहर के साथ जर्मनी में रह रही थी और फैशन ब्लॉगर थी, उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। तो जब शाहराबान ने उसको कांटेक्ट किया तो फिर धीरे धीरे बातचीत के बाद अगस्त 2023 बल्कि 2022 की तारीख आ गई। शाहराबान ने एक रोज अगस्त में खदीजा से कहा कि मुझे तुमसे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदनी और मुलाकात भी करनी है। हम लोग अब तक सोशल मीडिया पे ही एक दूसरे को जानते हैं, आमने सामने मिलेंगे, मैं तुम्हारी फैन हूँ। फिर ये भी था कि हम दोनों की शक्ल बहुत मिलती है, तो मैं मिलना चाहती हूँ, पास से देखना चाहती हूँ। उसने पूरी तरह से खदीजा को शीशे में उतार लिया। खदीजा भी तैयार हो गई। इसके बाद अब खदीजा वहां से निकल रही है। एक रोज अगस्त में खदीजा अपने घर से निकली और निकलने के बाद उसने घर वालों से कहा कि मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ। अब ये झूठ क्यों बोला पता नहीं, लेकिन वो वहां से निकली। उसके बाद बताई हुई जगह पर शाहराबान के खदीजा पहुंच गई। इधर शाहराबान अपने पेरेंट्स, घर वालों की ब्लैक मर्सिडीज लेकर बताई हुई जगह पर खड़ी हुई थी और शाहराबान के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। अब ये दोनों वहां पर थे। तय वक्त पर खदीजा पहुंच गई। दोनों ने मुलाकात की, एक दूसरे को देखकर चौंके भी कि उनकी शक्ल बहुत कुछ मिल रही थी। इसके बाद
शाहराबान ने उसे अपनी कार में बिठाया क्योंकि वो टैक्सी में आई थी, और उसने कहा चलो हम तुम्हें कहीं तुम्हारे घर के नज़दीक तक छोड़ देंगे। अब कार वहाँ से चल पड़ी, शहर से बाहर निकली। जब सुनसान इलाका आया, हाईवे के किनारे जंगल और बाकी चीज़ें, कार रोक दी गई और मौका देखते ही अचानक शाहराबान और उसके बॉयफ्रेंड ने खदीजा पर हमला कर दिया। खदीजा का पहले गला घोंटा, फिर उसे कार से बाहर निकाला क्योंकि सुनसान था, अंधेरा हो चुका था। इसके बाद उन्होंने उसके जिस्म पर चाकुओं से वार किया। वो चाकू लेकर आए थे, खासतौर पर चेहरे पे अनगिनत वार किए ताकि चेहरे से कोई पहचान ना सके ये है कौन। तो जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है, इसके बाद शाहराबान ने अपने कपड़े उतारे, खदीजा को पहनाए, खदीजा के कपड़े खुद पहने, उसके जिस्म पर जो भी उसकी निशानी थी वो सारी चीज़ें हटा ली, और अब खदीजा की लाश को उसी ब्लैक मर्सिडीज में जो शाहराबान की थी उसकी पिछली सीट पर वो लाश डाल दी। लाश डालने के बाद गाड़ी वहीं सड़क किनारे छोड़कर दोनों वहां से निकल गए। अब दोनों चले गए। कुछ वक्त के बाद किसी राहगीर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ सड़क किनारे हाईवे पर एक गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी है। पुलिस की टीम पहुंची। जब पुलिस की टीम पहुंची, कार की तलाशी ली तो अंदर एक लाश। पुलिस वाले भी घबरा गए। खैर, कार और लाश दोनों निकाला गया, लाश को हॉस्पिटल भेजा गया। अब कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल गया कि ये कार किसके नाम है, तो पुलिस कार के ओनर तक पहुंच गई। वहां पता चला कि ये कार जो शाहराबान है उसके फादर के नाम पर था। तो जब नाम पता चला तो उनसे पूछा गया ये कार कौन यूज कर रहा था। तब उन्होंने बताया कि मेरी बेटी शाम को लेकर निकली थी और लौटी नहीं, उसका मोबाइल भी नहीं मिल रहा, स्विच ऑफ है, हम परेशान हैं, और इसी परेशानी के चक्कर में हमने रात को ही पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई है। अब लेकिन लाश जब देखी तो घर वालों ने पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये शाहराबान है, क्योंकि सारे कपड़े, सारी चीजें उसी के थे और बाल वैसे ही काले थे जो आमतौर पर कम वैसे दिखने को मिलते हैं। तो हुलिये से चेहरा पहचाने जाने लायक तो था नहीं, इतने चाहे उस पर चाकू के वार किए गए थे। तो हुलिये से, कपड़े से, बनावट से, बालों से, हाइट से घर वालों ने ये शिनाख्त कर दी कि ये हमारी बेटी शाहराबान की ही लाश है। अब इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पोस्टमार्टम उधर हो रहा है। इधर तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई तो उसमें पहली चीज थी फिंगरप्रिंट्स। वहां पे सारे ये सब डेटा में रखे जाते हैं, क्योंकि चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। पुलिस पुख्ता तौर पर यकीन कर लेना चाहती थी कि ये लाश शाहराबान की है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए और फिंगरप्रिंट्स का जो डेटा बैंक था शाहराबान का, उससे मैच किया गया। फिंगरप्रिंट्स मिला नहीं। अब पुलिस हैरान परेशान, क्योंकि अब तक मानकर चल रही थी कि ये उसी की लाश है, तो ये ओपन एंड शट केस है, बस कातिल को पकड़ना है। लेकिन यहाँ फिंगरप्रिंट्स ने तो ये बताया कि ये शाहराबान की ही नहीं है उंगलियों के निशान, तो क्या ये लाश किसी और की है? अब पुलिस पहली बार हैरान थी। अब और पुख्ता करने का एक ही तरीका था, डीएनए टेस्ट। अब शाहराबान के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल लिए गए और इसके बाद उस लाश के सैंपल से उसको मिलान कराया गया। दूसरा धक्का लगा, डीएनए सैंपल भी मैच नहीं किया। पता चला कि शाहराबान की तो लाश ही नहीं है, ना फिंगरप्रिंट्स मिले ना डीएनए, और डीएनए का मतलब है कि अब ये पुख्ता तौर पर हो चुका है कि लाश शाहराबान की नहीं है। अब शाहराबान की नहीं है तो फिर कौन है ये लड़की, किसकी लाश है, इसको किसने मारा? अब पुलिस के सामने ये सवाल थे। पुलिस अभी इस लाइन पे तफ्तीशी कर रही थी कि तभी करीब 140 किलोमीटर दूर जिस इलाके में खदीजा रहती थी, वहां उसके हस्बैंड ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। तो इस इलाके में इनगॉलस्टड में पुलिस को ये बात पता चली कि सेम डेट में, अगस्त में, एक सेम एज की 23 साल की एक लड़की जिसका नाम खदीजा है वो गायब हुई है। तो पुलिस ने जब और डिटेल मंगाई और जब तस्वीर देखी तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि अब तक उनके पास शाहराबान की भी तस्वीर आ चुकी थी ओरिजिनल घर वालों से, दोनों हूबहू मिल रहे थे। तो अब क्या खदीजा और शाहराबान का कोई आपस में लेना देना है? फैमिली से पता किया गया तो पता चला कि वो फैमिली उस फैमिली को जानती नहीं है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे भी ये इराकी, वो अल्जीरिया। अब इसके बाद चूंकि लाश थी, अब जो लाश बरामद हुई, जो शाहराबान की ना डीएनए से मैच किया ना फिंगरप्रिंट से, अब उसको खदीजा के पेरेंट्स से मिलाया गया। खदीजा का जो फिंगरप्रिंट्स निकाला गया डेटा बैंक से मैच कर गया। इसके बाद उसके डीएनए सैंपल फिर से जब उसके पेरेंट्स से लिए गए तो खदीजा के पेरेंट के डीएनए सैंपल भी मैच कर गया। तब यहाँ ये पुख्ता हो गया कि ये लाश शाहराबान की नहीं बल्कि खदीजा की है। अब भी यहाँ पे मिस्ट्री यही कि चलो लाश तो इसकी है, ये पता चल गया, लेकिन जिसकी लाश हम लोग मानकर चल रहे थे और जिसकी कार से लाश बरामद हुई है वो शाहराबान कहाँ है? क्योंकि लाश मिलने के बाद से उसका कोई सुराग नहीं, फोन बंद है, घर वालों से कांटेक्ट नहीं है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब लाश की पहली तो सुलझ गई कि ये लाश शाहराबान की नहीं है, घर वालों ने राहत की सांस ली, चलो उनकी बेटी जिंदा है, कम से कम ये लाश उसकी नहीं है। लेकिन वो खुद कहाँ है, ये पहली अब भी थी। अब जर्मन पुलिस को कुछ डाउट होने लगा। इसके बाद
उन्होंने पूरा सोशल मीडिया अकाउंट दोनों का खंगालना शुरू किया। तो जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगालना शुरू किया, इंस्टाग्राम से लेकर बाकी चीजें, तो एक चौंकाने वाली चीज दिखाई। शाहरा बानो के सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने जो देखा, वो लगातार कई महीनों से ऐसी लड़कियों को सर्च कर रही थी जो उसकी तरह दिखती हो, हूबहू हमशक्ल। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब बात थी कि एक लड़की अपनी हमशक्ल को क्यों ढूंढ रही है सोशल मीडिया पे। और फिर सोशल मीडिया के उन अकाउंट्स के जरिए, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के जरिए पुलिस ये भी पता लगा लेती है कि शाहरा बानो और खदीजा की मुलाकात कैसे हुई। तो अब ये हमशक्ल वाली बात क्या है, क्यों ढूंढ रही है शाहरा बानो? यहां से पुलिस को फिर डाउट हुआ। इसी दौरान पुलिस ने अपने जितने सारे मुखबिर थे उन्हें इधर उधर लगाया। बॉयफ्रेंड के बारे में भी तब तक जानकारी मिल गई, बॉयफ्रेंड के ऊपर भी उसके घर वालों पर नजर रखी जाने लगी। और तभी पता चला कि एक इलाके में शाहरा बानो अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ देखी गई है। पुलिस की एक टीम फौरन वहां गुपचुप तरीके से जाती है और मुखबिर के इंफॉर्मेशन पर आखिरकार उन्हें उसके घर से करीब 150 किलोमीटर दूर शाहरा बानो मिल जाती है। अब शाहरा बानो और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस उठाकर ले आती है, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद फिर शाहरा बानो पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मैं अपने घर वालों से इतना तंग आ गई थी, उनकी बंदिशों से, उनकी टोका टोकी से, कि मैं एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहती थी। और ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं कहीं भी चली जाती, मुझे घर वाले ढूंढ के ले आते, फिर वहीं घर में कैद कर देते, वही टोका टोकी, रोका रोकी। तो इनसे बचने का एक ही तरीका था मेरे पास, और वो ये कि मैं खुद को मार डालूं, घर वालों की नज़र में मैं मर जाऊं, ताकि वो मेरी तरफ से फिर बेफिक्र हो जाए और मुझे ना ढूंढें, ना तलाशें, ना मेरे बारे में फिक्र करें। तो मरना तो चाहती थी मैं, लेकिन फर्जी मौत, मतलब घर वालों की नज़र में मैं मुर्दा होना चाहती थी, लेकिन असल में मैं जिंदा रहना चाहती थी। तो उसने कहा, इसी के बाद ये फिर आइडिया आया कि क्यों ना अपनी एक हमशक्ल को ढूंढे और उस हमशक्ल को मारे और उस हमशक्ल को अपने घर वालों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मैं मर चुकी हूं और फिर मैं कहीं दूर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक आज़ाद जिंदगी जीऊं। इसी सारी साजिश के तहत उसने इंस्टा और सोशल मीडिया के जरिए अपनी हमशक्ल को ढूंढा और इत्तेफाक से, बदनसीबी से वो खदीजा निकली, जिससे उसकी ना कोई दुश्मनी थी ना दोस्ती थी, लेकिन अपनी आज़ादी को पाने के लिए वो एक खून करना चाहती थी। तो बस इसके लिए उसने ये सारी चीज़ें की। शुरुआत में मोटिव था नहीं, इसके बाद इन दोनों के बयान सामने आ गए और आखिरकार अभी इसी मतलब कुछ दिनों पहले पुलिस के पास जब सारे एविडेंस आ गए, तब उन्होंने कोर्ट में ये केस दाखिल किया है और एक मर्डर का केस दोनों के ऊपर, शाहरा बानो के ऊपर भी और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इन दोनों ने ये मिलकर साजिश रची और मिलकर कत्ल किया। जर्मनी में कत्ल के लिए या मर्डर की सजा जो है 20 साल। तो अब इन दोनों के ऊपर जो सारी चीजें हैं, जितने प्रूफ हैं, पुलिस के पास लगता है कि पुख्ता है और उन्हें यकीन है कि वो 20 साल तक की सजा शाहरा बानो और उसके बॉयफ्रेंड को दिला देंगे। लेकिन उधर खदीजा के घर वाले, उसके हस्बैंड को यही लगता है कि बिना किसी वजह के, बिना किसी दुश्मनी, बिना किसी दोस्ती के एक 23 साल की लड़की की जान चली गई। तो ये थी कहानी जिसे जर्मन पुलिस ने कार्बन कॉपी मर्डर केस का नाम दिया।